नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक सुनवाई चल रही है। 5 जज की बेंच है और कारण वही, मतलब सरकार को परेशानी में डालने के लिए पीएम मोदी को किसी भी तरीके से फंसाने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी की गई। पिटीशन डाले गए और पिटीशन डालने वाला कौन है? कुछ एनजीओ और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां। इन याचिकाओं के ऊपर सुनवाई तो चली, लेकिन 3 जज के बेंच में सुनवाई चली और ऐसा लगा कि ये याचिकाएं जो दायर की गई है ये संवैधानिक प्रश्न खड़ा करता है, इसलिए 3 जज की बेंच काफी नहीं है। उस 3 जज की बेंच में भी सीजेआई चंद्रचूड़ शामिल थे और अब उस पर 5 जजों की बेंच बनाई गई। 5 जजों की बेंच में भी सीजेआई चंद्रचूड़ शामिल हैं और उन्हीं के नेतृत्व में यह 5 जज की बेंच बनाई गई है। अब सवाल यह है कि अगर 5 जज मिलके टिप्पणी करेंगे तो 5 अलग अलग टिप्पणियां सामने आएगी। 5 जज मिलकर अगर फैसला करेंगे, सवाल उठाने में मुश्किल खड़ी होगी। उसके बाद तो फिर 7 जजों की बेंच के लिए ही पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन ये जो सुनवाई है, जो तरीके हैं, जिस तरीके से चैलेंज किया गया है एक कानून को, जैसे इन एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टियों ने पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया है और जजों को लगता है कि ये कटघरे में खड़ा करना सही है, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है ये सवालों के घेरे में है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास दूसरे मुद्दे पर समय नहीं है काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही कोई चैलेंज होता है कानून का, जैसे ही एनजीओ मैदान में उतरते हैं और उनके वो वकील जो कि बार बार देश के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ बोलते रहे हैं, वो जब सामने होते हैं तो उनका मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मसला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसके लिए पीएम मोदी ने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की थी पॉलिटिकल फंडिंग को, और पॉलिटिकल पार्टियों को जो फंड दिए जाते हैं वो फंड किस सोर्स से दिए जाते हैं ये पहले भी पता नहीं था। ब्लैक मनी का कारोबार बढ़ रहा था। ये जितनी पार्टियां हैं, अलग अलग स्टेट में सरकार या केंद्र में सरकार होगी, और ये जो बड़े बड़े घोटाले होते थे उन घोटालों का पैसा ब्लैक मनी ही पॉलिटिकल पार्टियों को दी जाती थी। इसको बदलने की तैयारी शुरू हुई, कई बैठकें चली और एक्सपर्ट की राय ली गई कि पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पर पॉलिटिकल फंडिंग कैसे होती है और इसको ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए ताकि ब्लैक मनी नहीं बल्कि व्हाइट मनी सीधे पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन के लिए दिया जाए। और फिर इसके बाद 2017 में एक बिल आया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह बिल लाया और 2018 से यह लागू हुआ, कानून बन गया। पॉलिटिकल पार्टियों को जो फंड दिए जाएंगे वो इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए जा सकते हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए गए क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत थी, व्हाइट मनी ही पॉलिटिकल पार्टियों को दी जाए, ब्लैक मनी का कारोबार खत्म किया जाए पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, यही उद्देश्य था। और इसके लिए किया क्या गया? एक ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया गया जिसमें एक ही काम ऐसा है जिसके लिए इन लोगों की बौखलाहट है, और वो है कि जो देने वाला है उसका नाम डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। जो लेने वाला है वो तो उस बॉन्ड के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा, लेकिन जो दे रहा है, फंड दे रहा है, उसके नाम को गुप्त रखा जाएगा, यह किसी को पता ही नहीं चलेगा। और इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? यह प्रक्रिया एसबीआई के थ्रू होती है। मतलब एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वही इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करेगा और फिर उसी से खरीदा जाएगा। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट कैसे है और कैसे सिर्फ व्हाइट मनी का उपयोग हो सकता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करती है और जब वो जारी करती है तो उसमें 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के बॉन्ड होते हैं, जिसे खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति या फिर कारपोरेट हाउसेस यानी कि कंपनी, कोई भी
अगर इंडिविजुअल आप चाहते हैं कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो पहले जैसे ये सदस्यता अभियान के नाम पर 1000, 2000, 10,000 लिए और ब्लैक मनी लिए दूसरे तरफ से और बता दिए कि ये पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा किया है, उसके सोर्स भी बताए नहीं जाते थे। लेकिन होता यह था कि नाम होगा कि 1 लाख लोगों ने 1,000 रुपया दिया, 2,000 रुपया दिया, 5,000 रुपया दिया, यानी कि हमारे पास 100 करोड़ रुपए फंड आए। लेकिन होता क्या था, ये लोग नहीं देते थे, बल्कि वो लोग देते थे जो कि पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारों के साथ साठगांठ के आधार पर वो पैसे कमाते थे। और जो कैश में कारोबार, हवाला कारोबार यानी ब्लैक मनी का कारोबार होता था, उससे सीधे पॉलिटिकल पार्टियों को 50 करोड़ 25 करोड़ दे दिए और नाम रखा गया कि ये फंड जो मिल रहे हैं वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। लेकिन इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई। अगर एसबीआई एक बॉन्ड निकालता है और उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया है कि साल में 4 बार निकाला जाएगा, हर 3 महीने के ऊपर, यानी 1 जनवरी में, एक फिर अप्रैल में, उसके बाद जुलाई में, उसके बाद अक्टूबर में, यानी कि 4 बार 10-10 दिन के लिए ओपन किया जाएगा ये बॉन्ड और उसमें कोई व्यक्ति या कंपनी खरीद सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जाकर ये पॉलिटिकल पार्टियों को फंड देने वाले बॉन्ड को खरीद सकते हैं, लेकिन आपको खरीदने के लिए पेमेंट अकाउंट से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपया कैश में कोई लेकर गया एसबीआई से बॉन्ड खरीदने के लिए और वो बॉन्ड खरीद के ले आया, कैश डिपॉजिट कर दिया। ये पूरी तरीके से लीगल है, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट से 1,000 से 1 करोड़ तक कोई भी बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट से ही पेमेंट करना पड़ेगा और जो पैसा बैंक में है वो लीगल ही है, ब्लैक मनी नहीं हो सकता, हवाला के जरिए उसका कारोबार नहीं हो सकता। दूसरी बात, उसके बाद 15 दिन का समय उस व्यक्ति को या कंपनी को दिया जाता है। आप 15 दिन के लिए इसको ऊपर विचार कर सकते हैं कि आपने जो बॉन्ड खरीदा है, क्योंकि जब आप बॉन्ड खरीदेंगे तो उस बॉन्ड के ऊपर किसी पार्टी का नाम नहीं रहेगा। आप उसे सादे बॉन्ड को खरीदते हैं और उसके बाद आपके पास 15 दिन का समय होता है उसे भुनाने के लिए, यानी डोनेट करने के लिए। 15 दिन के अंदर आप उस पर विचार कीजिए कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड देंगे, यानी डोनेशन देंगे। उसके बाद 15 दिन के अंदर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो देते हैं डोनेशन के तौर पर। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टी भी उस बॉन्ड का उपयोग कैश कराने के लिए नहीं कर सकती, बल्कि सीधे उस बॉन्ड को अकाउंट के माध्यम से डालेगी, यानी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पैसा जाएगा किसी व्यक्ति या कंपनी के अकाउंट से। ये पूरा का पूरा जो चक्र है वो व्हाइट मनी के थ्रू होता है। लेकिन परेशानी ये है कि व्हाइट मनी का कारोबार जब होगा, पॉलिटिकल फंड मिलेंगे, तो ऐसे में समस्या उन लोगों को होगी, उन पॉलिटिकल पार्टियों को होगी, उन नेताओं को होगी जो कि सैकड़ों करोड़ रुपया ब्लैक मनी हवाला के जरिए लाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जेस लगने के बाद चिल्लाते हैं कि हमने पैसे नहीं लिए हैं। ये उन पॉलिटिकल पार्टियों की समस्या है, क्योंकि जब जेन्युइन तरीके से काम हो रहा है तो उस समय इनको चंदे कम मिल रहे हैं, क्योंकि इन पार्टियों के जो नियत है उसके बारे में लोगों को भी और कंपनी कोई ऐसे ईंट पत्थर का नहीं होता है। कंपनी का मालिक भी व्यक्ति ही होता है, उसके अंदर भी विचार होता है और वो भी देखता है, देश हित की बात भी देखता है, अपने संपर्क भी देखता है और अपने विचार भी देखता है कि हमारी विचारधारा किस पार्टी से मिल रही है। इसीलिए समस्या ये हो गई कि ब्लैक मनी से जो इन पॉलिटिकल पार्टियों को पैसे मिल रहे थे वो नहीं मिल पाए। चैलेंज पर चैलेंज करना शुरू कर दिया गया। 2018 के बाद से कुछ एनजीओ ने और सीपीआईएम जैसी पार्टियों ने, यानी लेफ्ट और लेफ्ट ओरिएंटेड एनजीओ, ये सारे इकट्ठा हुए और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, क्योंकि याचिका
ऐसी थी जिसमें सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा था, 2018 से लागू हुआ है तो मोदी सरकार ने लागू किया है, इसलिए इस पर सुनवाई तो होनी चाहिए। 3 जजों की बेंच बैठी, सुनवाई हुई, सीजेआई चंद्रचूड़ उसकी भी अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या, चंद्रचूड़ साहब को लगा कि यह सामान्य मामला नहीं है, यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ हो सकता है, संवैधानिक प्रश्न खड़े हो सकते हैं, इसलिए इसका फैसला जो करेगा वो 5 जजों की बेंच करेगा। अब 5 जज को चुनेंगे कौन? यही सीजेआई और वही कॉलेजियम के जज जो रोटेशन देते हैं, किस जज के बेंच में कौन सा फैसला होगा, और इसलिए चुना गया 5 जज। उसमें सीजेआई चंद्रचूड़ तो है ही, लेकिन दूसरे नंबर पर हैं जस्टिस संजीव खन्ना, तीसरे हैं जस्टिस जेबी पारदीवाला, चौथे हैं जस्टिस बीआर गवई और 5वें हैं जस्टिस मनोज मिश्रा। ये सारे के सारे जो जज हैं उनके फैसले पिछले कुछ समय के जाकर देख लीजिएगा कि किसके समर्थन किसके विरोध में इनके फैसले आए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि वकील कौन है और क्या तर्क दिया जा रहा है, उससे निर्धारित होगा कि इनकी चिढ़ किस बात को लेकर है, क्योंकि इन एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी के वकील हैं 2, और दोनों के दोनों वकील ऐसे हैं जिसके बाद नाम जानने के बाद ही आपके अंदर यह भावना जागती है कि इनका कुकृत्य कृत्य क्या रहा है। एक हैं कपिल सिब्बल और दूसरे हैं प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण को मौका मिला और उन्होंने कई तर्क दिए, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन प्रशांत भूषण वही वकील हैं, आम आदमी पार्टी बनाया, आम आदमी पार्टी से लात मारकर अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकाला, चुप रह गए, जुबान नहीं खोली कि ये जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी है इतने भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम ये बताएं लोगों को कि ये पहले भी भ्रष्ट पार्टी रही है, चुप रहेंगे। लेकिन यही प्रशांत भूषण जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम करवाना चाहते हैं कि वहां रेफरेंडम हो, प्लेबिसाइट हो, लोगों की मान्यता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ रहे या पाकिस्तान के साथ चले जाए। इस पर वो लात खा चुके हैं, मुंह काला करवा चुके हैं, पिटाई भी उनकी हुई है। उसके अलावा हर दिन उनके सोशल मीडिया पर देखिए, चाहे ट्विटर पर यानी अब एक्स हो गया है, उस पर उनके सारे ट्वीट देखिए, वो सब एंटी मोदी ब्रिगेड के ट्वीट होंगे, देशद्रोहियों के साथ भी ये खड़े रहेंगे। वही प्रशांत भूषण इसमें तर्क दे रहे हैं। दूसरा कपिल सिब्बल के बारे में तो सबको पता है, अभी भी नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से पहले कांग्रेस के थे, कांग्रेस में मंत्री भी रह चुके हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी से तो चिढ़े हुए हैं ही, मोदी से भी चिढ़े हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर मोदी सरकार ने अंकुश लगाया है। ये भ्रष्टाचारी तो रहे ही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो ये सेटर वकील हैं, इनकी भी बखिया उधेड़ी जा रही है, बेल के खेल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उधर कॉलेजियम व्यवस्था पर एक नया अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है, तो ये परेशान होंगे ही। अब जो उसमें अभी जो सुनवाई शुरू हुई है, 16 अक्टूबर को सीजेआई चंद्रचूड़ ने 5 जजों की बेंच बनाई, कहा सुनवाई होगी, आज से सुनवाई शुरू हो गई। और आज अब ये जो प्रशांत भूषण हैं, इनका तर्क देखिए। ये तर्क देते हैं कि जो बॉन्ड्स तैयार किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, वो अभी तक 2018 से अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड से पॉलिटिकल फंडिंग हुई। अब 16,000 करोड़ रुपए के पूरे जो फंडिंग हुई है, उसमें से पॉलिटिकल फंडिंग जो हुई है, उसमें से 9,000 करोड़ रुपया पॉलिटिकल फंड जो मिला है वो बॉन्ड के थ्रू मिला है। और ये 9,000 करोड़ रुपए में से 5,271 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जबकि कांग्रेस को केवल 951 करोड़ रुपया मिला है। ये कहां का इंसाफ है? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में है उसी को ज्यादा चंदा क्यों मिल रहा है? अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, उसको ज्यादा चंदा क्यों मिल रहा है? वो तो पीछे की बात थी, लेकिन सबसे बड़ा आधार, ये जो पूरे के पूरे बहस का मुद्दा था, ये यही कह रहे थे कि 55% जो चंदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, दूसरे पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को नहीं मिल रही है। वो कंपनियां चंदा दे रही है या व्यक्तिगत तौर पर चंदा दे रहे हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। मतलब अब चुनाव आने वाला है 2024 में, और इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसमें एक और बात कही गई है, नियम है कि अगर
लोकसभा का चुनाव हो तो उस समय 30 दिन की एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि आप बॉन्ड खरीद के किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। उससे पहले कोई न कोई अंतरिम स्टे चाहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट से कि बॉन्ड ही खत्म कर दो, फिर से वो ब्लैक मनी ही सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को मिले। और जब ब्लैक मनी मिलेगा तो ये सोरोस गैंग का पैसा तो हिंदुस्तान आकर मोदी को नहीं मिलेगा, वो तो कांग्रेस को ही मिलेगा। ये जो पूरे विदेशी जगहों पर साजिश करने वाले केजरीवाल अमेरिका कनाडा जाएंगे, तो पिछली बार जो पन्नू ने कहा था कि हमने $6.7 मिलियन ये खालिस्तानियों का पैसा उगाही करके अरविंद केजरीवाल के पार्टी को दिया, ये चैलेंज है। उसने पूरे डाटा डिटेल के साथ कहा कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, हर जगह से हमने एक वेबसाइट भी तैयार किया था और फंड जो इकट्ठा किया वो सारे आम आदमी पार्टी को दिया, जबकि आम आदमी पार्टी पंजाब के साथ साथ हिमाचल, गुजरात में भी उसका उपयोग कर रही है। ये जो बाहर से पैसे आएंगे और जो यहां ब्लैक मनी इन पार्टियों को मिलेंगे, ये कौन देगा? ये इलेक्टोरल बॉन्ड से तो एसबीआई से खरीदना पड़ेगा, अकाउंट से पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन यहां तो अकाउंट नहीं है। यहां क्या है? यहां सीधे तौर पर ब्लैक मनी, विदेशों से पैसे आएंगे, कांग्रेस जैसी सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी, राहुल गांधी जैसे मूढ़ व्यक्ति को पीएम बनाने की तैयारी होगी और फिर वही फिलिस्तीन का राग अलापा जाएगा, उन्हीं जिहादियों का समर्थन किया जाएगा। विदेश नीति ऐसी बनाई जाएगी कि भारत फिर से ये अमेरिका, यूरोप के कदमों तले रहे, सर पर चढ़कर न बोले। ऐसी स्थितियां पैदा हुई है, लेकिन जज साहब को इससे मतलब नहीं है। जज साहब को तो यही मतलब है सुनवाई होनी चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, कई एक्सपर्ट की राय इसमें है। तुषार मेहता बार बार कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो ये मुद्दा उठा रहे हो पॉलिटिकल फंडिंग का, इसमें एक मुद्दा आप बताओ जिसमें यह देखा जा सकता है कि इससे ज्यादा परेशानी है या फिर परेशानी ब्लैक मनी के कारोबार से ज्यादा है। उन्होंने सिब्बल और प्रशांत भूषण दोनों की धुलाई कर दी है, लेकिन जज साहब अभी कंफ्यूजन में है। 5 जज की बेंच है, सुनवाई चलती रहेगी। अब बीच बीच में टिप्पणियां आती रहेगी, जैसे एक टिप्पणी आई कि लोगों को ने जो पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिया है उसके बारे में सबको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अब सोशल मीडिया पर इन लोगों ने उस टिप्पणी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि मोदी नहीं चाहते कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर पैसा मिला है तो किसने दिया ये जानकारी हो। ये जानकारी होने के बाद ऐसे ही इन लोगों के पास कई हथकंडे मिल जाएंगे कि अब अभी तक तो कोई सबूत नहीं है, फिर भी अडानी, अंबानी मोदी के साथ हैं कि नारे लगाए जा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बाद में तो और करेंगे। कांग्रेस के समय में भी यही कारपोरेट हाउसेस जो चंदे देते थे आज भी वही देते हैं और सामान्य लोग देते हैं, लेकिन इनकी तकलीफ दूसरी है और उस तकलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा है। अब आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किसके साथ खड़ी रहती है। सुप्रीम कोर्ट सही में ब्लैक मनी के कारोबार, हवाला को, मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने की कोशिश करता है या फिर इन्हीं लोगों के एजेंडे पर कुछ समय के लिए स्टे लगाता है ताकि आगे जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग न मिल सके, भारतीय जनता पार्टी पैसे के अभाव में थोड़े कमजोर हो, पीएम मोदी को परेशानी पैदा हो और विपक्षी पार्टियों को विदेशों से भर भर का पैसा आए, जिससे कि ये चुनाव में आगे बढ़ सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।